लोगों ने कैपिंग पढ़ी थी। कैपिंग कब होती है? जब 30 न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। बराबर। कौन कौन से दो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है? जीटी और एमटी पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? अब आइए पॉलीएडिनाइलेशन। तो पॉलीएडिनाइलेशन 3 प्राइम एंड पर होता है और not all exons have poly A signal। सारे के सारे एक्सॉन्स पर पॉली ए सिग्नल, कॉफी चाहिए होगी, सारे के सारे एक्सॉन्स पर पॉली ए सिग्नल नहीं पाएगा। Good morning. And this is the reason why the alternative splicing takes place. इसी वजह से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का एक रीजन ये भी है, गुड मॉर्निंग, सारे के सारे एक्सॉन्स पर पॉली ए सिग्नल्स नहीं पाएगा। करेक्ट? राइट? ओके। तो पॉली ए सिग्नल होते क्या है? पॉली ए सिग्नल ए ए यू ए हेक्सामर है। इनको अगर आप म्यूटेट कर दीजिए तो पॉलीएडिनाइलेशन नहीं होगा। फॉलोड बाय जीयू सिग्नल, ये भी इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है और इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर सीपीएसएफ, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्प्लाइसिंग फैक्टर दैट इज सीपीएसएफ, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर सीएसटीएफ, क्लीवेज फैक्टर 1 एंड क्लीवेज फैक्टर 2 आते हैं। तो टेक्निकली सीपीएसएफ, सीएसटीएफ, सीपी, CF1 and CF2 polyadenylate polymerase, PABP and ATP, these much participate in polyadenylation. Good morning, प्रणाम। इतने सारे लोग पॉलीएडिनाइलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। माता जी लिखते चलो, नया जगह, हाँ लिखते चलो, पेन चलता रहना चाहिए, बैठो नहीं। अब देखो CPSF binds onto the AA UAA, इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके CPSF binds to the AA UAA, CSTF binds to GU signal, GU signal binds to GU signal, और इन दोनों के बीच में जो जगह है वहां पर CF1 और CF2 बाइंड करेंगे। ये मैंने लिस्ट बना दिया, AAUA मोटिफ ऑन CPSF, CPSF 73 और CF1 और CF2 इट इज ऑन poly A site and GU on CST. Correct? Done? Any doubt? 2016 के अलावा आज तक कभी भी पॉलीएडिनाइलेशन से क्वेश्चन नहीं आया, सो बी रेडी फॉर दैट। पूरे 10 साल पहले पॉलीएडिनाइलेशन से क्वेश्चन आया, तब से आप तक नहीं आया।
चलिए नेक्स्ट। तो जैसे ही CpSF बाइंड करेगा, CSTF बाइंड करेगा, CF1 यहां बाइंड करेगा, यहां पर चेन को क्लीव करेगा, RNA चेन को क्लीव करेगा, OH जनरेट हो जाएगा, ये पार्ट रिमूव हो गया। अब स्लो एडिनाइलेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ATP, AMP जोड़ेगा, PPI निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? PPI निकल जाएगा, और साथ साथ कौन निकल जाएगा? CSTF, CF1 और GU सिग्नल निकल जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हारे पास यहां पर स्लो एडिनाइलेशन करने के लिए, तुम्हें क्या मिलेगा? दैट इज पॉलीएडिनाइलेट पॉलीमरेज। ये टेम्पलेट लेस एंजाइम, इसको टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं। ये डायरेक्टली एडेनिन जोड़ता रहता, 10 से 12 एडेनिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए तुम्हारे पास जो प्रोटीन आएगी, उस प्रोटीन का नाम है PABP1, PABPN1, जो लगभग 80 to 200 एडेनिन रेजिड्यूज जोड़ेंगे, जो कि रैपिडली प्रोसेसिंग होगा। दैट इज हाउ अ लॉन्ग पॉली ए टेल इज क्रिएटेड ऑन टू द mRNA। निकिता, तुमको समझ में नहीं आया? नहीं आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कितने लोगों को अभी भी प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है? कौन कौन ऐसा है जिसको प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है? हाँ, चलिए देखिए, ये mRNA है, और इस mRNA में एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन और एक्सॉन पाए जाए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इन सारे के सारे एक्सॉन्स में पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल्स नहीं होंगे, कुछ में होंगे, कुछ में नहीं होंगे, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड, वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द अल्टरनेटिव स्प्लाइस। दिस इज वन ऑफ द रीजन। मान लेते हैं कि इस एक्सॉन में पॉली ए सिग्नल हैं, मान लो, तो पॉली ए सिग्नल शुरू कहां से होंगे? पॉली ए सिग्नल शुरू होंगे ए यू ए से, और एक्सटेंड करेंगे GU तक। कहां तक? GU तक। अब यहां से कट करके यहां पर तुम्हें क्या जोड़ना है? ए की चेन जोड़नी। कैसी चेन? ए ये ऐसे करके चेन जोड़नी, दैट इज 80 to 250 जोड़नी, ताकि ये पूरा mRNA पॉलीएडिनाइलेटेड हो सके। इसके लिए यहां पर बाइंड कराना पड़ेगा CpSF, यहां बाइंड कराना पड़ेगा CSTF, यहां बाइंड कराना पड़ेगा CF1, CF2, करेक्ट। और फिर यहां से इसको क्लीवेज हो जाए, ये पूरा क्लीव कर दे, ये सब क्लीव हो जाए। अब आएगा पॉलीएडिनाइलेट पॉलीमरेज, पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज, और यहां जुड़ेंगे क्या?
एडेनिन, कितने एडेनिन? 8 to 10 या 10 जो भी, मतलब नॉट। जब जब ये जुड़ेंगे, जोड़ने के लिए प्रीकर्सर चाहिए होगा एटीपी, जुड़ेगा यहां एएमपी, निकलेगा यहां पीपीआई। एंजाइम है पॉलीएडिनाइलेट, जिसको सिंथेसाइज करने के लिए यहां किसी टी की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्टली क्या जोड़ रहा है? डायरेक्टली क्या जोड़ रहा है? ए जोड़ रहा है। इसके बाद इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए एक प्रोटीन आएगी PABP N1, जो इस लेंथ को 80 to 250 तक या 200 तक लेकर जाएगी। राइट, राइट। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। नोट कर लिया होगा, सबने कर लिया होगा। क्यों निकिता, हो गया तुम्हारा? ओके। In the wild type genes, RNA polymerase terminates transcription at any one of the multiple possible sites within about 2 kb of the polyadenylate signal. If the polyadenylation signal is mutated, RNA polymerase does not terminate the transcription but the continuous transcription until the next poly A site. अब रुक जाएंगे। अगर poly A sites पे टर्मिनेशन ना हो तो mRNA जिस डिग्रेडेशन में जाता है उस डिग्रेडेशन को क्या बोलते हैं? नहीं, वो नहीं, नॉन स्टॉप म्यूटेशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नॉन स्टॉप डिग्रेडेशन। नो गो का मतलब कहीं पर उसके आगे ना जा पाए, नॉन स्टॉप का मतलब रुके नहीं। यस, पॉलीलाइज, नो नॉट स्टॉप, नॉन स्टॉप, यस, नो स्टॉप, करेक्ट। चलिए, हिस्टोन एमआरएनए पॉलीएडिनाइलेट नहीं होते हैं, हिस्टोन एमआरएनए पॉलीएडिनाइलेट नहीं होते हैं, उनके 3 प्राइम टर्मिनल पर हेयरपिन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। और हिस्टोन एमआरएनए को प्रोसेस करने के लिए एक नए टाइप के एसएनआरएनए की आवश्यकता पड़ती है, U7 की जरूरत पड़ती है। चले आगे बढ़े। राइट, 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 राइट। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्या? स्प्लाइसिंग। अब तुमको स्प्लाइसिंग का गुरु मंत्र देते हैं, बहुत जबरदस्त, तुम कभी जीवन में भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। स्प्लाइसिंग हमेशा जब आरएनए फॉर्म हो रहा होता है, एक एक रूल याद रखोगे तो कभी भी जीवन में गड़बड़ नहीं करोगे। जब आरएनए चेन बन रही होती है साथ साथ स्प्लाइसिंग भी हो रही होती है। मतलब आरएनए बनता चला जा रहा है, एक्सॉन बाहर आता चला जा रहा है, इंट्रॉन बाहर आता चला जा रहा है, एक्सॉन बाहर आता चला जा रहा है, स्प्लाइसिंग होती चली जा रही है। तो आरएनए फॉर्मेशन के साथ साथ, आरएनए पॉलीमराइजेशन के साथ साथ स्प्लाइसिंग चलती रहती है। पॉइंट नंबर 1, बहुत मस्त एकदम। रुक जाओ 2 मिनट, बस मेरी बात याद रखोगे, अपने आप क्लियर हो जाएगी। 2 मिनट होल्ड करो, सब मजा आने वाला है। हमेशा स्प्लाइसिंग केवल इसी कॉन्फ़िगरेशन पर होती है, चाहे जीन में 75 एक्सॉन क्यों ना हो या 75 इंट्रॉन क्यों ना हो। मतलब हमेशा एक स्प्लाइसिंग जो वर्क ऑन करेगी, वो वर्क ऑन करेगी एक्सॉन, इंट्रॉन और एक्सॉन के
इन 3 के कॉन्फ़िगरेशन पर बाइंड करेगी, 3 के कॉन्फ़िगरेशन पर स्प्लाइसिंग चलती रहेगी। मतलब अगर मान लो 6, अगर ये एक सेट ये निकला, एक सेट और निकला, एक सेट और निकला, तो इन पर स्प्लाइसिंग जुड़ते रहेंगे, स्प्लाइसिंग कॉम्प्लेक्सेस ऐड होते रहेंगे, और देन दैट्स हाउ दे वर्क आउट। मतलब हमेशा एक स्प्लाइसिंग के लिए यूनिट कितनी है? 2 एक्सॉन 1 इंट्रॉन। तो हमेशा स्प्लाइसिंग की यूनिट 2 एक्सॉन और 1 इंट्रॉन होती है, करेक्ट? राइट, ठीक। अब ये तो बात हो गई बेसिक्स की। जैसे जैसे आरएनए बनता जाएगा उसके ऊपर स्प्लाइसिंग मशीनरी इंस्टॉल होती जाएगी। अब ये स्प्लाइसिंग मशीनरी कैसे काम करती है? किस तरीके से काम करती है? इस स्प्लाइसिंग मशीनरी को काम करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट अवेलेबल, सिर्फ दो। पूरी स्प्लाइसिंग मशीनरी सिर्फ 2 पॉइंट्स पे काम करती है, GUAG, and they are found at the borders of, they have nothing to do with exon and exon. इनको इंट्रॉन्स एक्सॉन से कोई लेना देना नहीं। स्प्लाइसिंग मशीनरी always recognizes intron GU and intron AG and branch point A. करेक्ट। इसके बेसिस पर, इस स्प्लाइसिंग मशीनरी और इनके इंटरेक्शन के बेसिस पर 3 तरीके की स्प्लाइसिंग दी गई। U2, U12 एंड U2U12। इन इंटरेक्शन के बेसिस पर 3 तरीके की स्प्लाइसिंग मशीनरी दी गई, क्लासिफाई की गई। U2, U12, U2 एंड U12। राइट, यहां तक किसी को कोई समस्या? पहला पॉइंट क्या? पहला पॉइंट है कि स्प्लाइसिंग मशीनरी हमेशा क्या रिकॉग्नाइज करेगी? एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन की यूनिट को, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन की यूनिट को रिकॉग्नाइज करेगी, बराबर। दूसरा क्या? स्प्लाइसिंग मशीनरी कहां बाइंड करेगी? GU और AG के बीच में जो इंट्रॉन है और जो स्प्लाइसिंग जो तुम्हारा ब्रांच पॉइंट है उसको रिकॉग्नाइज करेगी। ये स्प्लाइसिंग मशीनरी केवल इंट्रॉन को रिकॉग्नाइज करती है। इस स्प्लाइसिंग मशीनरी के 3 टाइप हो सकते हैं। स्प्लाइसिंग मशीनरी के 3 टाइप हो सकते हैं, U2, U12, U2 एंड U12। राइट, बोलिए, इज इट ओके? अब जब हम U2 टाइप मशीनरी देखते हैं, वो इंट्रॉन में 5 प्राइम पर GU और 3 प्राइम पर AG और ब्रांच पॉइंट पर UAC, जिसमें ये A इंपॉर्टेंट है, को देखती है। मैंने अभी बताया, इंट्रॉन में क्या देखोगे? GU देखोगे और बीच में क्या देखोगे? ये ब्रांच पॉइंट का सीक्वेंस है। ये ब्रांच पॉइंट UAC, UAA। अब बोलोगे सर UAA तो स्टॉप को डाउन होता है, UAA तो स्टॉप को डाउन होता है ना? नहीं हो पाएगा ना? हाँ, ये इंट्रॉन है, स्प्लाइस होकर निकल जाएगा।
इंट्रॉन है, स्प्लाइस होकर निकल जाएगा, इसलिए इसके यूए का कोई मतलब नहीं, और ना निकला तो प्रीमैच्योर चेन टर्मिनेशन, प्रीमैच्योर चेन टर्मिनेशन। और अगर प्रीमैच्योर चेन टर्मिनेशन होने लगा तो एमआरएनए डिग्रेड होगा। कौन सा? नॉनसेंस मीडिएटेड डिके, एनएमडी। तो ये एमआरएनए, जिस एमआरएनए में नॉनसेंस म्यूटेशन क्रिएट हो जाते हैं, उन एमआरएनए को नॉनसेंस मीडिएटेड डिके से, नॉनसेंस मीडिएटेड डिके से क्या किया जाता है? डिग्रेड किया जाता है। करेक्ट? करेक्ट? ऑल गुड? राइट, राइट। दूसरा U12 टाइप क्या है? U12 टाइप 5 प्राइम एंड पर AU और 3 प्राइम एंड पर AC रिकॉग्नाइज करते हैं। इसे AT और AC भी बोलते हैं, इसे माइनर टाइप भी बोलते हैं। और इसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस है CCU UAA CU, इसमें ये वाला करेक्ट। तो इसका जो सीक्वेंस हो गया वो हो गया AU AU AC, बीच में CAA CCU CCU UAAC, बराबर। ये हो गया, ये दूसरे टाइप का सिग्नल है इंट्रॉन के लिए। इंट्रॉन के पास, जिसको कौन सी मशीनरी रिकॉग्नाइज करती है? U2 टाइप मशीनरी रिकॉग्नाइज, U12 टाइप मशीनरी रिकॉग्नाइज करती। मशीनरी का क्या काम है? मशीनरी का क्या काम है? टू रिमूव इंट्रॉन, सिंपल लाइन में, टू रिमूव इंट्रॉन। अरे बाबू सुनो ना, सुनो ना, हिंदी में समझो। अगर ये एक इंट्रॉन ऐसा है, इंट्रॉन ऐसा है, ये इंट्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो इसको रिमूव करने के लिए U2 टाइप आएगा मशीनरी। अगर इंट्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा है तो U12 टाइप आएगा। कौन आएगा? U12 टाइप आएगा। पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर? और अगर दोनों एक मिक्स में पाए जा रहे हैं तो इसमें दोनों मशीनरी लगेगी U2N, जिसके 5 प्राइम और 3 प्राइम टर्मिनस किसके जैसे हो? U2 टाइप हो, लेकिन ब्रांच पॉइंट किसके जैसा हो? तो ये मशीनरी किसके द्वारा रिमूव होगी? U2N U12 टाइप। हो गया? हो गया? ऑल गुड? तो ये 3 टाइप की स्प्लाइसिंग मशीनरी होगी। क्या होगी? अब आएंगे मैकेनिज्म ऑफ, बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ या केमिस्ट्री ऑफ स्प्लाइसिंग पर। हाउ स्प्लाइसिंग वर्क्स, कैसे स्प्लाइसिंग काम करती है, किस तरीके से स्प्लाइसिंग काम करेगी, स्प्लाइसिंग मशीनरी कैसे काम करेगी कभी भी। तो स्प्लाइसिंग मशीनरी शुरू एक्सॉन GUAAG, ये ऐसे, करेक्ट? करेक्ट? ध्यान देंगे। ये क्या है तुम्हारा?
इंट्रॉन। तो स्प्लाइसिंग मशीनरी के पास दो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, टाइप 1 बायोकेमिकल रिएक्शन और टाइप 2 बायोकेमिकल रिएक्शंस। दो तरीके के बायोकेमिकल रिएक्शंस स्प्लाइसिंग में होते हैं। पहला बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है? आप यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ये बात समझ में आएगी, ये ग्वानिन और यूरेसिल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए। मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूं। ये कैसे दिखाई देंगे? ये कैसे दिखाई देंगे? ये रही शुगर, ये रहा ग्वानिन, ये रहा फॉस्फेट, ये रहा यूरेसिल। ऐसे दिखाई देंगे, राइट? हम अगर एक्सटर्नल कोई ग्वानिन लेकर आए और इसके 3 प्राइम OH से यहां पर अटैक कराएं, तो ये रिएक्शन कैसा दिखाई देगा? ये रिएक्शन ऐसा दिखाई देगा, आराम से, बहुत प्यार से। दैट इज योर GTP, दैट इज योर पोजीशन नंबर 1, दैट इज पोजीशन नंबर 2, दैट इज पोजीशन नंबर 3 एंड दैट इज योर फॉस्फेट। और इस 3 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? OH। यहां से यहां पर अटैक कराया, क्या कराया? और ये बॉन्ड यहां से टूट गया, और ये बॉन्ड अभी ये ऐसे जुड़ गया, ये GOH इस तरीके से। करेक्ट? करेक्ट? एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट। हमने एक मिनट, ये हम जो 2 मिनट्स, हम इंट्रॉन को GU ये ऐसे, जस्ट अ मिनट सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। ये U एंड दिस इज G, इस तरीके से। अब सही, ऐसे। तो अब रिजल्टिंग क्या होगी? UOH जिसके साथ लगी हुई है 5 प्राइम एक्सॉन एंड दिस पोर्शन प्लस GPG UAG and say this is 3 prime OH exon. So this was the first trans esterification reaction. This was the first trans esterification reaction. Right? So इस तरीके से आप एक्सटर्नल ग्वानिन से जब स्प्लाइसिंग रिएक्शन इनिशिएट करते हैं उसे टाइप 1 या इंट्रॉन टाइप 1 स्प्लाइसिंग बोलते हैं। यह क्वेश्चन CSIR में 2 बार पूछा गया। इसे इंट्रॉन टाइप 1 स्प्लाइसिंग बोलते हैं।
राइट, हो गया, हो गया, क्लियर, डन। किसी को कोई डाउट? फिर से एक बार समझाना पड़ेगा, मुझे मालूम है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें, ग्रुप 1 इंट्रॉन या टाइप 1 इंट्रॉन रेयर है, रेयर है। आरआरएनए जीन्स में कुछ में पाया जाता है, कुछ ऑर्गेनेल जीन्स में पाया जाता है और कुछ प्रोकैरियोटिक जीन्स में पाया जाता है। ये रेयर है, हमेशा नहीं होता। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। अब इसको एक बार समराइज करते हैं। अभी फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बाद सेकेंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज परफॉर्म्ड बाय एक्सॉन्स, दैट इज UOH onto the 3' स्प्लाइसिंग सिग्नल onto the AG। यहां पर भी अगर हम एक यूरासिल मान लें तो अब जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा UPU एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2 बनेगा, और जो निकल जाएगा वो होगा GPGU A and AG 3' OH, that is your intron, and which will be degraded, which will be degraded। वही है, उसी का सेकंड पार्ट है, उसी का सेकंड पार्ट है। तुम्हारे पास नेट एलएस कैसे हुआ फिर, जब तुम्हें इतना नहीं याद है? तो भूल गई लग रहा है तुम, है? कितनी चंटे करेगी, जब तक जेआरएफ नहीं होगा तब तक हम रिजल्ट नहीं छपाएंगे। क्या भी आंखों आंखों में क्या बतिया यार, वे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों भाई लाइफ में? तुम्हारे पास भी तो नेट एलएस है नहीं? एलएस है या नहीं? हाँ तो वो बात बोलो, यस और नो में बोला। हाँ क्या है जीरो के साथ? हाँ उसका कोई वैल्यू, अगर कोई रिजल्ट नहीं है तो उसका कोई वैल्यू। हाँ ये बिल्कुल सही। चलो चले आगे बढ़े। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अबे हमने कुछ गलत बोल दिया, नहीं बताना था। तुमने हमें बताने के लिए ऐसा कुछ मना वना नहीं किया था कि मतलब, हाँ तब ठीक है। तो फिर क्या बिना मतलब? चलो इधर देख, हाँ एक्सॉन यू पर खत्म हो रहा है, PGU AG U पर ये शुरू हो रहा है, एक्सॉन 2, और ये इंट्रॉन 1, यहां से लेकर यहां तक इंट्रॉन, और ये एक्सॉन 1। अब इस पूरे पार्ट को बाहर निकालना है। पहला जो आएगा दैट इज GOH, दैट इज एक्सटर्नल गुआनिन, वो इस फॉस्फेट पर अटैक करेगा। क्या रिलीज होगा? एक्सॉन विद UOH रिलीज होगा, प्लस GPGU AGPU एक्सॉन अलग निकलेगा। तो इट वॉज अ फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल।
Now the second transesterification reaction will be performed by 3' OH of exon 1 and it will attack over here. What will happen? What will happen? UPU, this is exon 2, this is exon 1 plus GPGUAAG 3' OH, that is your intron. This is a type 1 या इंट्रॉन टाइप 1 या ग्रुप 1 टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग. राइट. अभी किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? It is ribozyme mediated splicing actually. इसमें जो एक्सटर्नल ग्वानिन है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ राइबोजाइम. तो ये राइबोजाइम मीडिएटेड रिएक्शन कहलाता है. कुछ कुछ बुक्स में मेंशन्ड है. ये राइबोजाइम मीडिएटेड रिएक्शन होता है, रेयर होता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है. कुछ कुछ जगहों में जहां जहां इंट्रॉन पाया जाता है. इवन स्प्लाइसिंग की खोज, स्प्लाइसिंग की जो खोज हुई है, जो डिस्कवरी हुई है, वो टेट्राहाइमेना में हुई. लोअर यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट और लोअर यूकैरियोट के बीच का है. और उसका खोज किया टी.आर. सेच ने, थॉमस आर सेच. इट वाज अ डिस्कवरी इन 1989. उन्हें नोबेल मिला है केमिस्ट्री का, फिजियोलॉजी केमिस्ट्री का ही नोबेल मिला. लास्ट वाला प्रोसेस रिपीट कर दीजिए. कौन सा? सेकेंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन. सेकेंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ये UOH यहां पर इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे क्लिक करेगा, क्लीव करेगा, और ये UPU और एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2 रिलीज हो जाए. बस इतना है. क्लियर? पूछा जाता है GOH कहां फंक्शन करेगा, GOH का क्या फंक्शन है, तो वो आप आराम से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं. अब आते हैं, अच्छा इसमें कोई भी प्रोटीन पार्टिसिपेट नहीं करती. अब आते हैं ग्रुप 2. ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स जो है तुम्हारे, वो भी रेयर है और कुछ यूकैरियोटिक जीन्स में, ऑर्गेनेल की कुछ जीन्स में, कुछ प्रोकैरियोट्स में पाए जाते. ये ग्रुप 2 इंट्रॉन्स. इन ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में और ग्रुप 1 इंट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं, वो समझते हैं. तो ग्रुप 2 इंट्रॉन्स आर्किटेक्चर वही है, UPGU, एडेनिन, AG, U, एक्सॉन 2, OH, एक्सॉन 1, राइट. लेकिन यहां पर एक्सटर्नल की जगह पर ब्रांच पॉइंट का 2' OH फंक्शन करेगा. ये बेसिक डिफरेंस. ब्रांच पॉइंट का 2' OH फंक्शन करेगा. अब ये कैसे फंक्शन करेगा उसको देखने की शुरुआत करते हैं. पहले हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं. इस 2' OH से आप इस 5' ब्रांच पॉइंट पर अटैक कराएंगे, रिलीज कराएंगे UOH और G को A के साथ जोड़ेंगे और GU को A के साथ जोड़ेंगे, AGPU बनाएंगे, एक्सॉन सेकंड बनाएंगे और सेकेंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन यहां करेंगे. फिर उसके बाद UPU एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 बनाएंगे, निकालेंगे GUA AGP लैरिएट और इसका डिग्रेडेशन करेंगे.
ये है तुम्हारा टाइप सेकंड स्प्लाइसिंग। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, कैसी हैं मैम? और बताइए, भीगी भागी तो नहीं आप? आते ही बारिश शुरू हो गई। अरे आप लैब कैसे जाएंगी? अच्छा अच्छा ठीक। चले, ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया? ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया? इसका बायोकेमिकल मैकेनिज्म या मैकेनिज्म कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ? कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन, निकिता नहीं क्लियर हुआ? तुमको शिवालिका, पूर्णिमा क्लियर? उधर शुभम, ग्रेट। चलो फिर भी एक बार बायोकेमिस्ट्री एक बार देख लेता। हाउ दिस बायोकेमिस्ट्री विल फंक्शन? दिस विल फंक्शन लाइक, अगर मैं कंसिडर करूं दिस इज यू, दिस इज जी, यहां से कंसिडर करूं एंड दिस इज एच, और यहां मैं कंसिडर कर रहा हूं दिस इज ए, बुलशिट। This is A, this is A, this is 3 प्राइम, ये इसका 3 प्राइम चल रहा है नीचे की तरफ चेन में, ऐसे से अगर हम इसको और इलॉबरेट करके देखें तो ये चेन जो चल रही है वो 5:3 चल रही, हम इसकी बात कर। लेकिन अगर हम इस 2 प्राइम OH की बात करें जो फ्री है, ये 2 प्राइम OH इस फॉस्फेट पर अटैक करेगा और ये पूरा रेजिड्यू, ये पूरा रेजिड्यू यहां पर अटैच हो जाएगा इस तरीके से, लाइक दैट। ये इस तरीके से। तो एडेनिन में 2 to 5, सॉरी 3 to, इस एडेनिन को यहां नहीं लिखना था, इस एडेनिन को इधर लिख लेते हैं। एडेनिन का 2, 3, 4 और 5 ये ऊपर गया, तो 3 to 5 एक बॉन्डिंग चल रही होगी, 3 to 5 एक बॉन्डिंग चल रही होगी, ये वाली, ये 3 to 5 चल रही होगी और ये 2 to 5 चल रही। सो लैरिएट में ग्रुप टाइप सेकेंड में 2 to 5 की बॉन्डिंग होगी और कैपिंग में 5 to 5 की बॉन्डिंग होगी। कैपिंग में 5 to 5 की बॉन्डिंग होगी। तो जो एक लैरिएट क्रिएट होगा वो लैरिएट एक्चुअली ब्रांच की तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होगा। कौन सी ब्रांच? एक ऐसी ब्रांच, इस तरीके की ब्रांचिंग होगी, ऐसे करके ब्रांचिंग होती है, ये ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग, इसीलिए इसे ब्रांच पॉइंट बोला गया, because it has a 2 type of phosphodiester bonding, 3 to 5 and 2 to 5. राइट? और इसमें भी टेक्निकली किसी भी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है।
इसमें भी किसी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, ये भी राइबोजाइम मीडिएटेड। लेकिन जब ये एफिशिएंट नहीं है, ये इतनी एफिशिएंट नहीं है, तो इसी सेम रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए इवॉल्व हुई स्प्लाइसिंग मशीनरी। इसी सेम रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्प्लाइसिंग मशीनरी इवॉल्व हुई, और स्प्लाइसिंग मशीनरी जो इवॉल्व हुई उसे न्यूक्लियर टाइप स्प्लाइसिंग बोला गया। इसी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जो मशीनरी इवॉल्व हुई और बहुत प्रिवेलेंट हुई, सबसे ज्यादा कॉमनली फाउंड हुई, उसे न्यूक्लियर प्री एमआरएनए टाइप पाया बोला गया। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो मशीनरी थी उसमें दो हिस्से थे, एक था आरएनए और दूसरी थी प्रोटीन। इन आरएनए का टाइप था एसएनआरएनए। ये भी न्यूक्लियस में ही बनते हैं। कहां बनते हैं? न्यूक्लियस में ही बनते हैं, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग कैजाल बॉडीज में होती है। इनकी प्रोसेसिंग, जैसे इनकी स्प्लाइसिंग, इनकी भी स्प्लाइसिंग कैजाल बॉडीज में होती है। कैजाल बॉडीज में होती है। तो एसएनआरएनए न्यूक्लियस में ही बनता है। इनका भी ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ही करता है। इनके भी जीन्स होते हैं, इनकी भी स्प्लाइसिंग होती है, लेकिन इनकी स्प्लाइसिंग, इनका प्रोसेसिंग कैजाल बॉडीज में किया जाता है। इनकी प्रोसेसिंग कैजाल बॉडीज में किया जाता है। बराबर। कैजाल बॉडीज क्या है? पी बॉडीज हैं जो न्यूक्लियस में पाई जाती है। करेक्ट। चलो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये हमारे लेटर ऑन का टॉपिक है, मतलब कल आज शाम का टॉपिक है। आज शाम को 5:30 बजे जो हम क्लास लेंगे उसका टॉपिक। करेक्ट। तो अब ये एसएनआरएनए लगभग 100 to 300 नाइट्रोजनस बेसेस यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। इनमें बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं और इस पूरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को SNRNP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SNRNP बोलते हैं। इसमें आरएनए वाला जो कंपोनेंट है वो एमआरएनए के इंट्रॉन के साथ 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट के साथ, 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट के साथ और ब्रांच पॉइंट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। फिर से समझ ले, स्प्लाइसिंग मशीनरी में पाए जाने वाला, बताएंगे अक्षय दावरा, सब बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, सब बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। पी बॉडीज बताएंगे, पीएमएल बॉडीज बताएंगे, कैजाल बॉडीज बताएंगे, स्का आरएनए बताएंगे, सब बताएंगे। मुझे होल्ड करो, मैंने केवल दिमाग में डाल दिया। ठीक है। बिल्कुल रिपीट कर, पूरा रिपीट कर। कॉफी बोलो। ओके। गरम बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा गरम मत करना, बहुत ज्यादा हीट अप नहीं चाहिए। फिर से समझते हैं। आपके पास GU, A और AG ये सीक्वेंसेस हैं, ये एमआरएनए है, और अगर इसको स्प्लाइस करना है तो स्प्लाइसिंग मशीनरी में मौजूद जो आरएनए है, जिसके पास C, A
होगा वो इनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाए। तो SNRNP का जो RNA कंपोनेंट है वो RNA mRNA के 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट, 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट और ब्रांच पॉइंट के साथ क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। अगर ये ना हो, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन ना हो, और वो भी किस रीजन से ना हो, म्यूटेशन के रीजन से ना हो, चाहे तो स्प्लाइसिंग मशीनरी के आरएनए में म्यूटेशन हो जाए, U1 U2 U3 U1 U2 U4 U5 में म्यूटेशन हो जाए, या एमआरएनए के इंट्रॉन में म्यूटेशन हो जाए, स्प्लाइसिंग मशीनरी में म्यूटेशन हो जाए, इन ऑल केसेस स्प्लाइसिंग विल बी ब्लॉक्ड। स्प्लाइसिंग नहीं हो। फिर से सुनिए, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग ना हो, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन ना हो, तो देखिए बहुत ध्यान से, सभी लोगों को घाट घाट पे बताया गया होगा ना, U1 होता है, U1 घाट घाट तो समझते हो ना? नहीं समझते? घाट घाट तो समझते ही होगे, नहीं समझते? हाँ वही वाले घाट घाट, हाँ वो सारे, उन सारे घाटों पर बताया गया होगा कि U1 होता है, U2 होता है, U4 होता है, U5 होता है, U6 होता है। उसी के बाद तो आए हो तुम लोग मेरे पास। अरे TLS तुम्हारी पहली मोहब्बत थोड़ी ना है, तुम्हारी आखिरी मोहब्बत। अच्छा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहली मोहब्बत क्या आखिरी मोहब्बत? आखिरी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ तुम्हारे तो, तुम तो वैसे ही, तुम्हारे तो कई ब्रेकअप हो चुके। मौसा सरकार कह रही है मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। ये जितने आखिरी वाले हैं सब पहली करके आए हैं। पहली भी और आखिरी भी। अच्छा अच्छा है, है? हाँ काश पहली वाली सफल हो जाती तो दूसरे के पास क्यों जाते? है? क्या TLS? अब यार हम कैसे जानते हैं कि हम कैसे पहुंचे? जब इतनी भसड़ मची हुई हो, भसड़ समझते हो ना, जब इतनी भसड़ मची हुई हो सस्ता मद्दा पढ़ाने की, तो हम लोगों तक पहुंचे कैसे, ये बताओ हमको। यहां तो समस्या ये थोड़ी ना है कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, यहां पे समस्या ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। आई रियलाइज इट वेरी लेट। अगर मुझे ये पता होता तो हम सबसे पहले B क्लास एडुकेटर्स को हायर करते। क्यों हम इतना पैसा रखते हैं, बन देते। हम बता रहे हैं ना कि B क्लास एडुकेटर्स आर वे मोर फेमस देन द मोर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स, वे मोर। रीजन इज दैट कि उसमें दिमाग नहीं लगता ना, किसी को दिमाग नहीं लगाना, ना एडुकेटर को दिमाग लगाना, ना स्टूडेंट को दिमाग लगाना, दोनों को दिमाग नहीं लगाना। सस्ता मद्दा सौदा, क्या ही समस्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वो जो डाइट लेंगे ऐसे को तो उसमें किसका दिमाग? हाँ सर ऐसे डाइट लेंगे घूम रहा हूं। हम वहां गए, हम कह रहे नहीं बेटा ABCD में B और C को प्लेनर है, तो लौंडा का पागल है, हटो। किसको फुर्सत है? तो हाँ मैं सच बता रहा हूं ना, हु केयर्स? किसको फुर्सत है? B और C को प्लेनर करा है, गधा है यार, इसको कुछ नहीं आता।
इससे थोड़ी, इससे क्वेश्चन ही नहीं आता। हाँ बिल्कुल नहीं भाई, डीहेड्रल एंगल में कितने डीहेड्रल है, फाई साई और ओमेगा, बस हो गया, याद कर लो, तुम्हारा काम चालू। यही मैं बता रहा हूं, और मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, नोबडी केयर्स, सच में बता, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, सच एकदम ये रियलिटी है, एक्सेप्ट फ्यू 1 और 2%। उसको ये फर्क पड़ता है कि हाँ यार कम से कम हम ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो हमारा सिलेक्शन होगा इसी वजह से, उसको नहीं फर्क पड़ता उसका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, उसको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मुझे समझ में आ रहा है तो इसका मतलब एडुकेटर अच्छा है। उसको ये नहीं पता कि जो उसको समझ में आ रहा है बेटा, वो तो तुमको ऑलरेडी आता ही है, इसका मतलब उससे सिलेक्शन नहीं होना ना। हाँ? नहीं, जो तुमको आता है अगर उससे सिलेक्शन होना होता तो तुम कब का सिलेक्ट हो गया, उससे पढ़ क्यों रहे हो? टेक्निकली बात तो यही है ना, तो वो एक प्रॉब्लम है, तो उससे नहीं मतलब। अब ये तुम मुझे बता दो, हम U2 U12 टाइप 2 साल से पढ़ा रहे हैं, एग्जैक्टली 2 साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ 2 साल से मैं पूरा जब से मैंने जीन रिकमेंड करना शुरू किया, जब से मुझे पता चला, मैंने जीन रिकमेंड उस दिन से करना शुरू किया जिस दिन से उन्होंने बोल दिया वो सेल साइकिल की जो प्रोटीन है पीआरबी प्रोटीन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाती है, ये सीएसआईआर ने वहां से जीन से कोड किया। और जिस दिन से मुझे 2021 में ये पता चला कि नहीं अब ये जीन पे पीछे पड़ गए, एट द डे आई फाइंड द जीन, आई स्टार्ट रीडिंग द जीन। मैंने इससे पहले कभी जीन नहीं पढ़ी थी। हाँ पीआरबी वाली बात, और उन्होंने वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल उसी से एग्जैक्टली बना के दिया, बाकायदा लाइन है पूरी। जब उन्होंने दिया तो मैंने कहा कि नहीं अब जीन से आना शुरू हो गया, और जीन से आना शुरू हो गया। चाहे लॉन्ग पैच रिपेयर देख लो, चाहे वो अभी वाला जो क्वेश्चन आया वो बीटा वाला, जो डीएनए पॉलीमरेज बीटा वाला, लॉन्ग पैच रिपेयर, शॉर्ट पैच रिपेयर, और नोबडी अभी भी कोई नहीं, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, नोबडी केयर्स कि वो जो चार्ट है वो चार्ट एज इट इज। और मैं तुम्हें फिर से गारंटी बोल रहा हूं, ये U12 टाइप और U2 टाइप के लिए वेट करो, आज नहीं कल, और इस एग्जाम में नहीं अगले एग्जाम में धरा है क्वेश्चन, सीधा धरा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि स्प्लाइसिंग से पिछले 2 साल से कोई क्वेश्चन नहीं है। देख लेना, स्प्लाइसिंग से पिछले 2 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, चाहे वो U12 टाइप आए, चाहे वो U2 टाइप, U12 टाइप आए, U2 टाइप आए, या फिर E टाइप कॉम्प्लेक्स, A कॉम्प्लेक्स, B कॉम्प्लेक्स, C1 कॉम्प्लेक्स, C2 कॉम्प्लेक्स। हाँ कहा आ गया ना, ये आ गया ना, मुझे याद नहीं आ रहा, आ गया ना, दिसंबर में आ गया। अच्छा ठीक, हाँ स्टेजेस, तो वो स्टेजेस है, तो वही मैं बता, तो किसको फर्क पड़ता है, कौन ही केयर कर रहा। खैर चलो, क्या जब सिलेक्शन हो रहा है तो ये अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री ना बने तो ये स्प्लाइसिंग नहीं हुई। तो एवरी स्प्लाइसियोसोम RNA forms complementary with the target mRNA. Target mRNA. भावना सर निखिल कह रहा है जिससे शादी हो जाए वही पहला प्यार। अक्षय दावरा कह रहे क्या करें सर, सच्चा प्यार ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचा हूं। शिवानी साहू कह रहे पैसा, मतलब मैं तो TLS की यूट्यूब भी नहीं देखी ज्वाइन करने से पहले, ब्लाइंड ट्रस्ट थी। अच्छा किसी ने रिकमेंड किया होगा, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ है नहीं, हमसे कम पैसा अन वाले लेते नहीं, बहुत कम पैसा लेते, वो बहुत कम पैसा लेते। PW वाले भी बहुत कम पैसा लेते, PW वाले 3,000 रुपए। अच्छा तो अन अकेडमी में है, सॉरी आई शुड ब्लैंक इट। अच्छा रिकमेंडेड बाय फ्रेंड है, चलो खैर कोई बात है, सस्ते में लिए थे
कौन सा पीडब्ल्यू लिए थे तुम? अच्छा अच्छा, पीडब्ल्यू से लेना, हाँ ठीक है, अच्छा है, ये भी बढ़िया है, क्या दिक्कत? डेवलपमेंटल वाली जगह एक चैप्टर समझ में आएगा। अच्छा, मेरी मैम भी टीएलएस की है। कौन तुम्हारी मैम? निशा, कौन टीएलएस से है? टीएलएस से कौन तुम्हारी मैम? अंकिता अवस्थी। अच्छा, वो मेरी स्टूडेंट है जो तुम्हारी, अच्छा वो प्रोफेसर। अच्छा अच्छा, तुम डीजी से हो क्या? क्या नाम है? एनडी कॉलेज से? ओ अच्छा अच्छा अच्छा। वो 2009 बैच की मेरी स्टूडेंट है। हाँ? हम कहीं नहीं है यार, हम कहीं नहीं। अच्छा, रिकमेंडेड बाई सम वन ऑफ द, अच्छा हम नाम नहीं लेंगे भाई, हम किसी कोचिंग का नाम नहीं लेंगे। तुमसे? यहाँ का, यहाँ कोई डिस्काउंट कोड होता ही नहीं, यहाँ पे कोई होता ही नहीं डिस्काउंट कोड। ये नाटकबाजी हम लोग कर रहे, इतना टाइम ही नहीं है बस। ये नाटकबाजी कौन करे यार? नहीं नहीं नहीं, सच में नहीं, मेरे पास नहीं है। हम तो भटके हुए आए हैं। अच्छा, कहां से भटक गए शिवानी साहू? मैं तो आपकी एक वीडियो देखी थी, तब से टीएलएस फॉलो। अच्छा ठीक है, चलो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अरे निखिल भी वहीं जा रहा था, हम तो इसका हाथ पकड़ के खींच के लेके आए। नहीं नहीं, वहां मत जाना, मेरी कोचिंग बंद हो जाएगी। फंसने जा रहे। चलो, अच्छा तुम कहां जा रहे थे? तुम्ही ने तो बोला था कि सर मैं वहां कोचिंग, जोधपुर में कोचिंग करने जा रहा हूं। अब मैं इसके पैर वैर पड़ा, मैंने कहा नहीं नहीं तुम वहां मत जाओ, मेरी कोचिंग बंद हो जाएगी। चलो, अरे मजाक कर रहा हूं, चिल चिल चिल, चलो 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 आगे देखते। हो गया, ठीक है, चलो अभी अब थोड़ा सा सीरियस मामला होने वाला है, क्योंकि स्प्लाइसिंग का थोड़ा सा टफ पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्प्लाइसिंग मशीनरी है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि स्प्लाइसिंग मशीनरी हमारे पास दो टाइप की है। पहली है U2 टाइप, इसके कंपोनेंट है U1, U2, U4, U5 एंड U6 प्लस प्रोटीन्स। ये आरएनए के टाइप है प्लस प्रोटीन्स। और जो U12 टाइप है वो है U11, U12, U11, U12, U480AC, U5 एंड U680AC। इन दोनों में U5 कॉमन है। अरे मजाक कर रहे हैं। अच्छा शुक्रिया। चले, हो गया, डन, क्लियर। ये U1, U2, U4, U5, U6 ये सब आरएनए, सब आरएनए। और इनके साथ क्या जुड़ी हुई होंगी? प्रोटीन्स। तो ये एसएनआर भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, करेक्ट। अब सुनने की कोशिश, बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। सुन लेंगे, नोट करने की आवश्यकता जहां पे है वहां मैं बताऊंगा क्या नोट करना और क्या याद करना। सबसे पहले U1 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट के साथ बाइंड करता है। सुनेंगे, नोट नहीं करेंगे कतई नहीं।
ब्रांच पॉइंट के साथ बीबीपी प्रोटीन बाइंड करती है और U2AF 65-35 बाइंड करता है नियर टू 3 प्राइम। और ये अभी SNRNP नहीं है, ये केवल SNRNP है, ये नहीं है, ये रिकॉग्निशन प्रोटीन क्या है? BBP is a recognition protein, U2AF 35-65 is a recognition protein. Now they are replaced by U2. 65-35 रह जाता है। तो ब्रांच पॉइंट पर कौन बाइंड किया? इसीलिए इसको U2 टाइप मशीनरी बोला गया। क्या बोला गया? U2 टाइप मशीनरी बोला गया। अब रुक जाना, परेशान नहीं हो। SNP ट्राइमर U4, U5, U6 के फॉर्म में आएगा। SNP ट्राइमर U4, U5, U6 के फॉर्म में आएगा। ये CSIR का क्वेश्चन है, अभी अभी आया पिछले साल। U4, U5 कौन सा ट्राइमर है, कौन सा डाइमर है, ये सब आया। जो रिप्लेस करेगा किसको? और ये ट्राइमर का काम है 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट और ब्रांच पॉइंट को पास पास लाना, ताकि 2 to 5 ब्रांचिंग क्रिएट हो। फिर से सुनिए, अभी तक आरएनए यहां सीधा है, आरएनए सीधा है, सीधे आरएनए को ट्विस्ट करके ब्रांच पॉइंट और 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट पास पास लाने का काम कौन करेगा? अब U4, U5, U6 SNRNA, अब क्या रिलीज हो जाएगा? U1 रिलीज हो जाएगा, लैरिएट फॉर्मेशन होगा, U4 रिलीज हो जाएगा, U1, U5, U6 रहेंगे और फिर एक्सॉन दोनों मिल जाएंगे। दैट विल बी द रियल फिनोमेना, जो अभी अभी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि A का 2 प्राइम OH अटैक करेगा, तो यहां कौन बाइंड है? यहां कौन बाइंड है? इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराने के लिए क्या आएगा? U4, U5, U6 आएगा। जैसे रिएक्शन कैटेलाइज होगा क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? U1 निकल जाएगा। फिर कौन निकल जाएगा? U4 निकल जाएगा। और फाइनली दोनों एक्सॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे एंड द थिंग्स विल बी डन। ये SNRNP मीडिएटेड स्प्लाइसिंग रिएक्शन, करेक्ट। अब इसका दूसरा वर्जन है, दूसरा वर्जन इसका दूसरे टाइप से अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ लेते हैं और वहीं से क्वेश्चन बनने वाला। देखिए यहां देखना शुरू करें, इस फिगर में उस फिगर में थोड़ा सा फर्क है। कैसा फर्क है? यहां पर SR प्रोटीन्स भी दिखाई गई हैं। SR प्रोटीन सेराइन आर्जिनिन रिच प्रोटीन्स होती हैं जो एक्सॉन को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करती हैं? एक्सॉन डिफाइनिंग प्रोटीन्स होती हैं, एक्सॉन डिफाइनिंग प्रोटीन्स होती हैं। तुमको नहीं आया ना निकिता समझ में? रुक जाओ, नहीं आया, तुम पागल हो। हाँ बौड़म हो तुम एक नंबर, तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तुम केवल नाटक में मरी जा रही। देखो इधर GUAAG है, यहां पर बाइंड करेगा U1, U2, U4, U5 और यहां पर एक्सॉन पर कौन बाइंड करेगा? ऐसा। These are called as एक्सॉन डिफाइनिंग प्रोटीन। अब रुक जाओ, एक्सॉन डिफाइनिंग प्रोटीन सेराइन आर्जिनिन। अब रुक जाओ, अब जब ये लूप करेगा तो सिचुएशन ऐसी होगी, लूप किया, जो एक्सॉन 5 प्राइम 3 प्राइम था, जब वो लूप करेगा तो ये 5 प्राइम ब्रांच के सामने आ जाए। तो जो उन्होंने ऐसे करके ऐसे दिखाया था, इन्होंने इस तरीके से दिखाया और यहां पे ज्यादा क्लियरली मेंशन किया कि जो U2AF 35-65 है वो SR के साथ। इसका मतलब ये कौन सा एरिया है? ये कौन सा एरिया है? इंट्रॉन को लूप आउट। पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर? हमने पहले रिएक्शन पढ़ा और रिएक्शन पढ़ने के बाद अब हम प्रोटीन्स या SNRNP लगा रहे।
SNRNP लगा रहे, क्या लगा रहे हैं? SNRNP लगा। अब क्वेश्चन कहां से बनेगा, ध्यान से देखेंगे। इस न्यूक्लियर टाइप स्प्लाइसिंग के 6 कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 6 या 7 बनेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स ई कहलाएगा, एंट्री कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स इन विच U1 इज बेस पेयर्ड विद द 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट। एज इट इज नोट करना है, रुक जाओ पहले एक बार पढ़ो फिर नोट करो। फिर ए कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें U2 एडिशन होगा और बीबीपी का रिलीज होगा। हाँ, बीबीपी का रिलीज हो जाएगा, U2 बाइंड करेगा कहां पर, कहां पर? ब्रांच पॉइंट पर। कितने टाइप के ब्रांच पॉइंट? 2 टाइप के ब्रांच पॉइंट। कौन कौन से? UAC, UAA, CAA, UA, CCA, UA, 2 टाइप के ब्रांच पॉइंट। बीच में PY कैसे फंसा हुआ है? PY इज pyrimidine ट्रैक्ट, PY इज pyrimidine ट्रैक्ट। जिनको नहीं पता है ये PY क्या है वो मैं बता दूं, 1 मिनट होल्ड करेंगे। अक्षय दावरा होल्ड करिएगा आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ साथ। मैं आपको 1 मिनट कहां लेके जाऊं इसके लिए, कहां लेके जाऊं? 1 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए 2 मिनट होल्ड करिए, बस। मैं इसके लिए आपको लेके चलता हूं लॉडिश में। अक्षय दावरा ने पूछा, इसके लिए मैं आपको लॉडिश की सैर कराता हूं। देखिए अक्षय दावरा बहुत डिटेल्ड है, बहुत ही डिटेल्ड है और बहुत मजेदार है, कहीं और इतना डिटेल्ड में मेंशन नहीं। चलिए ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये क्या है? कंजर्व यानी ऑकरेंस, ऑकरेंस इन इंट्रॉन्स। तो आप देखेंगे इंट्रॉन के सीक्वेंसेस ज्यादा कंजर्व हैं, दैट टू 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट एंड 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट ज्यादा कंजर्व है। तो इसमें कंजर्व में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक्सॉन मिल रहा है, एक्सॉन मिल रहा है और ये एक्सॉन में GU 100% कंजर्व है, एडेनिन 100% कंजर्व है और बीच में एक pyrimidine ट्रैक्ट है जिस पर कौन बाइंड करता है? U2AF 65 35 बाइंड करता है और जिसके जस्ट पास में क्या आ जाता है? वो भी 100% कंजर्व। इस pyrimidine ट्रैक्ट की लंबाई 10 से 12 बेस पेयर की होती है। गॉट इट? गॉट इट? राइट, करेक्ट। अब तो कोई डाउट नहीं है। जिस दिन खड़े होगे ना, याद करोगे मुझे एक दिन, जब कभी भी अपने PhD के दौरान, JRF के दौरान जब भी खड़े होगे उस दिन मुझे याद करोगे और दुआएं दोगे, कहोगे कि इतनी किताबें पढ़ ली हमने, हमें पता भी नहीं चला। इसलिए नहीं कि मतलब तुम्हें बहुत कुछ आ गया जिस दिन, क्योंकि तुम्हारे बिहेवियर में ये इनकलकेट हो चुका होगा कि जब भी तुम किसी बात का जवाब दोगे तो तुम किसी बुक से उठा के दो, और जिस दिन तुम किसी भी बुक को उठा के जवाब देना सीख जाओगे ना, तुम्हारे सामने बैठी हुई 90% जनता अपने आप शांत हो जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी। जिस दिन तुमने बुक उठा ली अपने हाथ, वो भीमराव जी कहते हैं ना, अंबेडकर जी कहते हैं जिसके हाथ में किताब है उसको कोई हाथ हटा नहीं सकता। मैं वही कहता हूं कि बिल्कुल एग्जैक्टली जिस दिन तुम अपनी PhD के दौरान, अपने JRF के दौरान कोई प्रेजेंटेशन में लैक ऑफ फंडामेंटल देखो और उसको तुम बुक से काउंटर कर दो कि फला बुक में इस जगह पर ये लिखा हुआ है, दिस इज अ कॉपी ऑफ इट एंड यू आर रॉन्ग,
not you say you are wrong directly, but this is written, so it is lack of some fundamental, or you are missing some fundamentals, so everybody will be silent, and believe me, your boss will love you like anything. उसको ये यकीन हो जाएगा कि मैंने सही PhD स्टूडेंट को लिया. Exactly the same thing happening with the Shruti ma'am and Ashutosh sir. Exactly the same thing. जब श्रुति मैम और आशुतोष सर अपनी लैब में बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो इनके फैक्ट को इनका IIT का जो प्रोफेसर है, जो IIT चेन्नई से बीटेक है, PhD पेंसिल्वेनिया से है, और वो भी इनकी बात नहीं काटती. क्योंकि कई बार जब उसने क्रॉस क्वेश्चन किया, इनके बॉस ने क्रॉस क्वेश्चन किया श्रुति मैम के, प्रोफेसर विवेक वर्मा ने, वो इसने तुरंत बुक खोला कि सर देखिए ये ऐसा लगा हुआ. एंड ही इज PhD, ही इज बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक IIT चेन्नई, वो नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से, लेकिन उनकी वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो होगी ना. वो प्रोटियोमिक्स पे काम कर रहे हैं, बायोलॉजी बायोमैकेनिक्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग तो है ना. लेकिन जब इन्होंने दिखाया कि सर लॉडिश में ये लिखा हुआ है, ऐसे जगह ये लिखा हुआ है, फाइब्रोब्लास्ट सेल ऐसी होती हैं, ये मैकेनिज्म ऐसा होता है, तो इनके जो 90% लैबमेट्स थे, दे वर साइलेंट लाइक एनीथिंग. बिल्कुल एकदम साइलेंट, कोई किसी के पास जवाब नहीं. और इसके सामने प्रेजेंटेशन कोई भी अगर दे दे तो तुम समझो उसकी लंका लगनी तय, 100% लंका लगनी तय. क्यों? क्योंकि किताब पढ़ के बैठे. बिल्कुल आशुतोष सर के जलवे देखो जाके यूनिवर्सिटी में. आशुतोष सर, जहां इनके बॉस ने इम्यूनोलॉजी पढ़ाना छोड़ दिया, जब से आशुतोष सर ने वहां पे यूनिवर्सिटी में केवल गेस्ट लेक्चर्स इनको दे दिए गए किसी चक्कर में, तो इनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा सर आप आशुतोष सर को भेज दीजिए ना. सच बता रहे, सच लिटरली बोल रहा हूं, ये दिस इज हैपनिंग. क्यों हो रहा है? क्योंकि हाँ, इतना आपका जो फाउंडेशन है ना, आपका जो जहां पर आप खड़े हो वो पोला नहीं होना चाहिए, वो हॉलो नहीं होना चाहिए, उसके नीचे किताबें होनी चाहिए. इसीलिए जब भी कोई बच्चा मुझे किताब दिखा के बोलता है तो मुझे उससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं होती. मैं गलत हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं गलत हो जाऊं मुझे फर्क नहीं, आई डोंट केयर. मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम ये जो लीगेसी है, ये जो आदत है, ये जो जा रही है ना, ये इस समाज को मेरा कंट्रीब्यूशन चल रहा है. मैं भले ही मैंने कट शॉर्ट कर दिया, पहले मैं बहुत डिटेल में बुक पढ़ाता था, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि चलो ठीक है एक्सपीरियंस. लेकिन आई लव दिस, मुझे बहुत पसंद आता जब बच्चा बुक लेके बोलता है सर ये बुक में ये लिखा, तो बहुत अच्छा. यस, चलो गाइस, तो ए कॉम्प्लेक्स ATP लगेगा. वॉटसन ATP के बारे में बात नहीं करते. अरे भाई बुक पढ़ो. तो ए कॉम्प्लेक्स में U1 U2 इंस्टॉल होगा. ATP की जरूरत पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ ATP. लेरिंजर बोलता है कि स्प्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स के एस्टैब्लिशमेंट के लिए ATP की आवश्यकता पड़ती है. लेरिंजर बोलता है, वॉटसन नहीं बोलता. वॉटसन ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा. बी कॉम्प्लेक्स में U4 U6 एंड U5 ट्राई SNP आता है. देखो डाइमर कौन है, U4 U6 और U5 अलग है, तो तीनों मिला के क्या हो गया, हाँ ट्राइमर हो गया, बराबर. तो अब B1 कॉम्प्लेक्स में जब तुम्हारे पास U4 U6 U5 आ गया तो B1 कॉम्प्लेक्स बना. रुक जाओ, नोट बाद में करना. B2 कॉम्प्लेक्स क्या है? B2 कॉम्प्लेक्स में U1 और U4 रिलीज हो गया. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ कैटालिटिक सेंटर. फॉर्मेशन ऑफ कैटालिटिक सेंटर इन विच U6 बेस पेयर्स विद U5. ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. B2 कॉम्प्लेक्स U6 also base pairs with U2. U2 remain base paired with the branch point. U5 interacts with both axon in the loop. देखो इधर, देखो इधर, ये क्या है? ये 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइड है, इस पर क्या जुड़ा हुआ? ये ब्रांच पॉइंट है, इस पर क्या जुड़ा हुआ? और ये एक्सॉन 1 और ये एक्सॉन 2 और ये एक्सॉन 1, बीच में कौन जुड़ा हुआ? दिस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक ट्रायड. ये क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक ट्रायड. व्हाट इज कैटालिटिक ट्रायड? U2 U6 U5 U6 इज कैटालिटिक ट्रायड. ये क्वेश्चन आएगा. First transesterification reaction takes place in C1 complex. First transesterification reaction takes place in, and then second transesterification reaction takes place in C2 complex. रुक जाइए, बराबर. And that is it. बराबर. As it is, दिन में जितनी बार रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो. क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, और क्वेश्चन आएगा B2 से, C1 से और C2 से, या E कॉम्प्लेक्स से. हाँ, B2 C1 C2, या फिर E कॉम्प्लेक्स.
या फिर ई कॉम्प्लेक्स। हाँ U1 रिलीज बना लो बाबू, लिख लो, बहुत काम है एग्जाम में, बहुत लिखा हुआ बहुत याद आता है। डन, चले। हाँ देखिए, हो गया, नोटेड, नोटेड। सो लैरिएट फॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइट, ठीक है। देखिए इधर, एसआर प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन एक्सॉन डिफिनिशन, एसआर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन एक्सॉन डिफिनिशन, बराबर। ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका भी कोई मतलब नहीं। थैंक यू, शुक्रिया। शाम में पढ़ेंगे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, माइनर स्प्लाइसिंग। पहले माइनर पढ़ेंगे, माइनर एटीएसी वाला पढ़ेंगे, उसमें कुछ है नहीं, एटीएसी वाला पहले वो पढ़ेंगे। शाम में पढ़ेंगे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग एंड आरएनए डिके, बस हो गया। कौन? अबे निपटाना नहीं है बे, कर देंगे आज, खत्म कर देंगे बाबू, क्यों परेशान। निपटाना निपटाना नहीं होता जीवन में, निपटाना थोड़ी ना, जीवन में एक एक ईंट रख रहे हैं, आराम आराम से रख ही लेंगे, कोई बात नहीं। तुमने पढ़ा हुआ इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज तो सरस्वती मैम की क्लास होगी, वो अभी देखते हैं, मैं बताता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है whether they will take it or not, but I will confirmly take it, बराबर। I will take it by 5:30 or so or 4:30। अगर मुझे कहीं जाना नहीं हुआ तो, नहीं जाना है तो रात में 8:30 बजे जाना। सितारे जमीन पे कैसी है मूवी? कैसा है रिव्यू? मिक्स्ड रिव्यू। क्यों मिक्स्ड है? कोई भी देख सकता है, मतलब क्या है इसका बे? रिव्यू बहुत सही, अच्छे है। चलो जाके देख के आते हैं, आज बहुत दिन हो गया, रात में जाएंगे, लेट नाइट है।